ये मोंटेनेग्रो में मेरे तीसरे दिन के शाम का समय है। बुडवा नामक तटीय शहर से आज दोपहर 12 बजे आरंभ हुई यात्रा है। मोंटेनेग्रो के पहाड़ी क्षेत्रों, स्वेटी स्टेफान नामक ऐतिहासिक शहर, स्कादर झील के किनारे, वहाँ की आंतरिक जिंदगी आदि से होकर की जाने वाली एक लंबी यात्रा। आज दोपहर बाद से ही लकी नामक इस मित्र ने मुझे अधिग्रहित कर लिया हो जैसी अवस्था है। स्वेटा प्लेन्स नामक समतल प्रदेश के गांवों से होकर अभी आगे बढ़ रहे हैं। मोंटेनेग्रो में ही समतल कह सकने वाला एक प्रमुख प्रदेश यही है। बाकी प्रदेश पर्वत, तलहटी, समुद्र तट आदि हैं। अभी ये सीधी रेखा जैसा समतल रास्ता है। अभी हम लोग पोर्ट गोरिका नामक राजधानी शहर नहीं जा रहे हैं। वहां जाना हो तो अगले जंक्शन से बाईं तरफ मुड़ना होगा। लकी ने मुझे इशारा करके दिखा दिया है कि वह प्रदेश कहाँ है। वहां नहीं जाने का निर्णय लेने का एक कारण है। अभी समय 6 बजने को है। मुझे यहाँ से लौटने का हवाई जहाज 9 बजे उड़ान भरेगा। इसलिए हम लोगों ने सीधे हवाई अड्डे जाने का निर्णय कर रखा है। यह गोलुबोविची शहर है। इस नज़ारे से साफ झलक रहा है कि पर्यटन के लिए तैयार ना रहने वाला मोंटेनेग्रो का शहर कैसा होता है। प्रादेशिक निवासियों के बाजार, कोई खास सुंदरता नहीं रखने वाली इमारतें, लेकिन यह गौर करने की बात है कि हर तरफ स्वच्छता है। मेरे यहाँ बीते दिनों में मैंने एड्रियाटिक समुद्र के किनारों पर के शहरों को पर्यटन के लिए खूबसूरती से तैयार किए हुए देखा है, लेकिन यहाँ उस प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। गोलुबोविची को पीछे छोड़कर कार हवाई अड्डे वाली सड़क पर प्रवेश कर चुकी है। ऐसे जाते हुए एक नज़र में ऐसा लगता है जैसे तमिलनाडु से होकर जा रहे हों। लाल रंग की शुष्क भूमि, टाइल्स के छज्जों वाले मकान, तमिलनाडु के करूर आदि प्रदेशों से होकर जाने वाली यात्राओं की याद दिलाने वाले नज़ारे। पोर्ट गोरिका का हवाई अड्डा मोंटेनेग्रो के ही सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। वहाँ से मेरी वापसी का विमान रात को 9 बजे का है। पहले पोर्ट गोरिका से सर्बिया के बेलग्रेड की ओर उड़ना होगा। वहाँ से अपने देश की ओर के विमान में चढ़ना है। पोर्ट गोरिका कोई आकर्षक नज़ारों वाला शहर नहीं है। उसका महत्व इतना ही है कि वह देश का प्रशासनिक केंद्र है। इसी कारण से मैंने इस यात्रा के दौरान वहां नहीं जाने का निर्णय लिया है। पोर्ट गोरिका शहर के नज़दीक के प्रदेशों में सड़कों के आधुनिकीकरण, नई इमारतों के निर्माण आदि के नज़ारे हैं। यह 2006 में देश की राजधानी हुआ शहर है। उससे पहले पोर्ट गोरिका एक प्रांत की राजधानी मात्र हुआ करता था। अभी एक देश की राजधानी होने के वैभव को पोर्ट गोरिका धीरे धीरे ही प्राप्त कर रहा है। आधारभूत संरचना का विकास हो ही रहा है। मोंटेनेग्रो के स्वतंत्र देश बनने से पहले पोर्ट गोरिका इस क्षेत्र का आर्थिक केंद्र हुआ करता था। 1474 में पोर्ट गोरिका पर कब्जा करने वाले ओटोमन तुर्कियों ने वहां एक किले की स्थापना करके उस क्षेत्र के वाणिज्य के संचालन को अपने अधीन कर लिए थे। उस दिन आरंभ हुए इस प्रदेश के वाणिज्य का महत्व आज भी बरकरार है। 2,14,000 की आबादी वाला पोर्ट गोरिका मोंटेनेग्रो का सबसे बड़ा शहर है। मोंटेनेग्रो के संसद और सरकार पोर्ट गोरिका में ही है। कार पोर्ट गोरिका हवाई अड्डे के समीप पहुंच रही है। एरोड्रोम पोर्ट गोरिका नाम से जाने जाने वाला हवाई अड्डा कोई बड़ा हवाई अड्डा नहीं है, छोटे देश के अनुरूप एक छोटा हवाई अड्डा। 2009 में नवीकृत किया गया हवाई अड्डा। यह पोर्ट गोरिका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने का भाग है। यह हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक वर्ष 10 लाख यात्री पोर्ट गोरिका के इस हवाई अड्डे से होकर जाते हैं। यहाँ पर हम दोनों बिछुड़ रहे हैं। आधे दिन में सदैव मित्र बने रहने वाले लक्की से बिछुड़ने का पल। अनेकों मित्र अनेकों देशों से मुझसे विदा ले चुके हैं। लक्की कार चलाकर निकल गया। अचानक वह घटना घटी।
मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। मेरे कार से उतरकर हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करने के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई, तेज बारिश। उस बारिश को देखते हुए खड़े रहते अपने देश से एक फ़ोन आया। केरल में बाढ़ है। आज साल 2018 के अगस्त महीने की 16 तारीख है। मुझे ये सूचना मिली कि आज रात होते होते राज्य पानी में डूब गया है। केवल उतना ही नहीं, यह भी सूचना मिली कि कोच्चि हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। मैं इस शंका में पड़ गया कि अब अपने राज्य कैसे पहुँचे। मैंने हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश किया। 9:55 पर बेलग्रेड फ्लाइट के होने की सूचना सामने के स्क्रीन पर दिखाई दी। मुझे एयर सर्बिया नामक विमान कंपनी के विमान में जाना है। 9:55 पर रवाना होने पर 1 घंटे में बेलग्रेड पहुंच जाऊंगा। लेकिन बेलग्रेड से कल सुबह ही आबू धाबी के लिए फ़्लाइट मिलेगी। अभी तक यह नहीं सोचा है कि तब तक क्या करना होगा। काउंटर पर जाकर चेक इन किया। बोर्डिंग पास के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। यह सुरक्षा जांच के लिए जाने की कतार है। वहाँ इंतज़ार में खड़े रहकर अंत में अंदर प्रवेश किया। मोंटेनेग्रो की ओर विमान से आने वाले लोगों के लिए बेलग्रेड से होकर आना ही सही होता है। अन्य अनेकों देशों से होकर भी मोंटेनेग्रो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए टिकट के दाम अधिक लगते हैं। हम लोगों को एक छोटे विमान के अंदर प्रवेश कराया। 70 के करीब लोगों की यात्रा कर सकने वाला ATR विमान, वह एयर सर्बिया का विमान है। यहाँ से बेलग्रेड की ओर का अंतिम फ्लाइट यही है। इसी कारण से मैंने इसमें टिकट ली है। इतिहाद एयरवेज के साथ के साझा सहयोग से ही इस विमान को चलाए जाते हैं। इस कंपनी में उनका हिस्सा है। पोर्टगोरिका से विमान ने उड़ान भरी। मैं एक ऐसे देश से विदा ले रहा हूं जो मुझे सबसे अधिक पसंद आया था। इस देश का मैंने पूरा लुत्फ नहीं उठाया है। इसी कारण से एक बार फिर से यहाँ आने का निर्णय के साथ ही मैं लौट रहा हूँ। विमान के ऊपर उठने के बाद पोर्टगोरिका बिजली गुल हुई एक नगर की तरह नीचे दिखाई दे रहा है। अधिक देरी के विमान सर्बिया के ऊपर पहुंचा। वो अवाला टीवी टावर दिख रहा है। विमान अभी बेलग्रेड शहर के बाहरी प्रदेश के ऊपर है। अंधेरा होने के कारण नज़ारे बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहे हैं। बेलग्रेड हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की ओर विमान जा रहा है। वह अभी हवाई पट्टी पर उतरा। हवाई अड्डा अभी भी सजीव है। समय अभी 11 से ऊपर हो गया है। मैंने निकोला टेस्ला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश किया। मैं इस सोच के साथ चल रहा हूं कि बाहर निकलना है कि नहीं। मेरा विमान कल सुबह 11 बजे का है। चाहे तो हवाई अड्डे में बैठकर आराम कर सकता हूं, वह नहीं तो यहाँ से अब प्रवासन की जांच के बाद बाहर निकलकर टैक्सी करके 30 किलोमीटर दूर स्थित बेलग्रेड शहर जा सकता हूँ। मैंने वह नहीं करने का निर्णय लिया। उसका कारण यह है कि मैं थोड़ा तनाव महसूस कर रहा हूँ। यदि कोच्चि हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया तो टिकट बदलनी होगी। किसी किसी जगहों पर सर्बिया के ठेठ देसी वस्त्र आदि प्रदर्शित कर रखे हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं के साथ और भी अनेकों चीज़ें। ये सर्बिया के लोगों की अद्वितीय वेशभूषाएं हैं। राकिया नामक सर्बिया के अद्वितीय शराब को सुरक्षित करने की बोतलें, अनेकों अद्वितीय हस्तशिल्प वस्तुएं, छोटे शिल्प। साधारणतः सर्बिया के ग्रामीण घरों में ऐसे कप के उपयोग किए जाते हैं। फिर आइकोनोस्टैटिस चित्र। मैं टर्मिनल की इमारत से होकर आगे बढ़ा। केरल से और भी बुरी खबरें आ रही हैं। राज्य और अधिक बाढ़ के पानी में डूबता जा रहा है। पूरी रात उन समाचारों को सुनते हुए बिना सोए मैं बैठा रहा। अपना राज्य डूब रहा है तो हमें नींद कैसे आएगी। 1 घंटे के अंतराल में घर से फ़ोन पर बात हो रही है। सारे के सारे अशुभ समाचार। उन खबरों को सुनते हुए मैं वहाँ बैठा रहा। कुर्सी पर बैठकर थोड़ी झपकी ली। उन निंदापन और अशुभ समाचारों के साथ एक भयानक रात्रि बीत गई।
यहाँ एक रेस्तरां है, वहाँ से नाश्ता किया। प्रत्येक घंटे के दौरान राज्य के डूबने का समाचार आते रहे। उस रात को मैं बेलग्रेड के इस हवाई अड्डे पर था। वह ना भूलने वाली एक यादगार रात है। सुबह में एतिहाद एयरवेज के दफ्तर पहुंचा, उन लोगों को अपनी परेशानी समझाई। उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अंत में उन लोगों ने मुझे तिरुवनंतपुरम की ओर का बोर्डिंग पास दिया। मुझे कुछ तसल्ली हुई। अब मैं अबू धाबी पहुंचकर वहां से भी तिरुवनंतपुरम की ओर के हवाई अड्डे में बैठ पाऊंगा। मुझे ये सूचना मिल रही है कि कोच्चि के लिए टिकट लिए यात्री अबू धाबी हवाई अड्डे पर फंसे पड़े हैं। ये सुंदरियां एतिहाद एयरवेज की एयर होस्टेस हैं। वो लोग यात्रा के लिए तैयार होकर आ रही हैं। सर्बिया समेत अनेकों देशों से एतिहाद के द्वारा चयन किए जाने वाली सुंदरियां हैं। ये लोग रूस, यूक्रेन आदि के साथ और भी अनेकों देशों की युवतियां गल्फ देशों के एयरलाइंस में काम करती हैं। यह सूचना आई कि 11:20 पर विमान रवाना होगा। एतिहाद एयरवेज का विमान बाहर खड़ा है। इस प्रकार इंतज़ार में बैठे रहते समय मैं एक मनोरंजन में तब्दील हो जाता हूँ। इस प्रकार के इंतज़ार के दौरान ही मैं फ़ोटोग्राफी में कुछ प्रयोग करने लगता हूँ। वह कुछ और नहीं करने का वक्त है ना। मैं उस समय लोगों के रूप को कैमरे में कैद करता जाता हूँ। उनके चेहरे के भाव, विभिन्न लाइटिंग, विभिन्न वंश के लोगों के विभिन्न भाव, उनकी प्रक्रियाएं, विभिन्न एंगल्स के चित्र, अलग अलग मूड वाले लोग। ये एक मज़ेदार काम है। विभिन्न लाइटिंग कंडीशन में लेने वाले फ़ोटो, विभिन्न अपर्चर, विभिन्न लेंसेस। इस प्रकार वीडियोग्राफी के विभिन्न प्रयोग मैं ऐसी जगहों पर बैठकर ही करता हूँ। विभिन्न देशों के मॉडल्स एक साथ मेरे सामने आते हैं ना। विभिन्न देशों के विभिन्न भावों के साथ के चेहरे। इस प्रकार इंतज़ार में बैठे रहने की जगह मेरे लिए फ़ोटोग्राफी में इस प्रकार के प्रयोग करने की जगह भी है। आज 17 अगस्त है। केरल में बाढ़ की अवस्था और भी बुरी हो गई है। यही समाचार मिल रहा है कि बारिश अभी भी जारी है। अब काफ़ी देर तक विमान के अंदर बिताने होंगे, तब अपने राज्य के साथ मेरा संबंध नहीं रहेगा। मैं एरो ब्रिज से होकर विमान की ओर चला। अब 5 घंटे की उड़ान है। यहाँ से 11:20 पर रवाना होंगे तो भी अबू धाबी के समय के अनुसार शाम को ही विमान वहाँ उतरेगा। टाइम जोन बदलते हैं ना, इसलिए। छोटा विमान है। अधिक यात्रियों के नहीं होने की वजह से इस प्रकार के विमानों के उपयोग किए जाते हैं। सर्बिया के लोग, पड़ोसी देशों के लोग, गल्फ देशों की ओर जाने वाले लोग आदि एतिहाद एयरवेज पर ही आश्रित रहते हैं। गल्फ देशों से इस और उड़ान की सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी एतिहाद ही है। इस विमान के अंदर विभिन्न वंश के लोग देखे जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध निकोला टेस्ला के जन्म हुई मिट्टी पर बना हवाई अड्डा। अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं की वेदी रहा देश है सर्बिया। अब इस देश की यात्रा पर मैं शायद नहीं आऊँगा। मोंटेनेग्रो नामक देश में मुझे एक बार फिर आना है। मोंटेनेग्रो जाने का सबसे सहूलियत वाला रास्ता बेलग्रेड हवाई अड्डे से होकर ही है। सर्बिया की अपनी वायुयान कंपनी एयर सर्बिया के साथ एतिहाद एयरवेज सहकारिता के साथ काम करता है। वो 2013 में आरंभ हुई एक सामरिक भागीदारी है। एयर सर्बिया के 49% शेयर एतिहाद के हाथ में हैं। विमान ने सर्बिया की मिट्टी से ऊंची उड़ान भरी। नीचे सर्बिया के समतल खेतीहर जमीन, वो दूर शहर के शुरुआती प्रदेश, नीचे लेडाइन नामक प्रदेश है, न्यू बेलग्रेड नगरपालिका के अंतर्गत आने वाला प्रदेश। बेलग्रेड का एक उपग्रह शहर है लेडाइन। इसे बेलग्रेड नामक एक बड़े नगर की एक तरफ की सीमा कह सकते हैं। एक आबादीहीन लेकिन बहुत ही विशाल प्रदेश को 1948 में एक सटीक पद्धति के जरिए इस प्रकार के एक शहर में बदल दिए थे।
नीचे ही न्यू बेलग्रेड दिख रहा है। सर्बिया का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट न्यू बेलग्रेड है। 40 वर्ग किलोमीटर वाला एक नया शहर। बेलग्रेड नगर को 2 भागों में विभाजित करती हुई सावा नदी बह रही है। नगर के दोनों भागों को जोड़ने वाले अनेकों पुल। बादल बीच बीच में नज़ारों को छिपा रहे हैं। अभी नीचे बेलग्रेड का पुराना शहर आदि है। उसके प्रत्येक भागों से होकर मैं अनेकों किलोमीटर पैदल चला हूं। यह कह सकते हैं कि बेलग्रेड के पुराने शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से होकर मैं पैदल नहीं चला हूं। नीचे एक स्टेडियम दिख रहा है, रिकोमेटिक स्टेडियम। उसके बाद जजांची नामक प्रदेश। ऐसे देखने से बेलग्रेड का वास्तविक विस्तार का पता चलता है। सर्बिया की राजधानी वाला बड़ा नगर, उसका विस्तार 360 वर्ग किलोमीटर है। 12 लाख के करीब के लोग इस नगर में रहते हैं। यूरोप के ही सबसे अधिक तरक्की करने वाले आईटी हब में से एक है बेलग्रेड। अभी एक अन्य नदी नीचे दिखाई दे रही है, वह डान्यूब है। 10 देशों की संस्कृति को अपने सीने से लगाए बहने वाली डान्यूब जर्मनी से उद्भवित होकर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया आदि देशों से होकर ही डान्यूब सर्बिया पहुंचती है। यहाँ से ये रोमानिया की तरफ बहती है। उसके बाद बल्गेरिया, मोल्डोवा, यूक्रेन आदि देशों से होकर बहती हुई काला सागर से जाकर मिलती है। डान्यूब के तट पर अनेकों बड़े नगर रूपीकृत हुए हैं। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड आदि यूरोप की संस्कृति को संपन्न करने वाले नगर। अभी विमान रोमानिया की सीमा से होकर जा रहा है। नीचे अभी स्मेदेरेवो नामक शहर है। स्मेदेरेवो पूर्वी सर्बिया का एक प्रमुख शहर है। 60,000 से अधिक लोगों की आबादी वाला शहर। विमान का यात्रा पथ स्क्रीन पर दिख रहा है। बल्गेरिया के भाग को पार करने के बाद काला सागर को पार करके टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत आदि के ऊपर से उड़कर पर्शियन गल्फ पार करके विमान अबू धाबी पहुंचता है। अभी इराक के ऊपर पहुंचा है। उसके बाद कुवैत पार होने के साथ ही काफ़ी दूर तक पर्शियन गल्फ के ऊपर से उड़ने के बाद अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 घंटे बाद उतरेगा। नीचे बल्गेरिया की खेतीहर ज़मीन नज़र आ रही है। उसकी एक तरफ से होकर डान्यूब बह रही है। समतल उपजाऊ खेतीहर ज़मीन। बल्गेरिया बड़े पैमाने पर खेती किए जाने वाला एक प्रदेश है। डान्यूब का डेल्टा क्षेत्र, बड़े शहर, उन सारी जगहों पर मनुष्य और जिंदगी है। बल्गेरिया पार करके अभी विमान काले सागर के ऊपर पहुंच रहा है। बल्गेरिया की पूर्वी सीमा काला सागर है। अब काले सागर के ऊपर से काफी दूर तक उड़ने के बाद तुर्की के आकाश पहुंचेगा। विमान के अंदर एयर होस्टेसों ने भोजन परोसना शुरू कर दिए हैं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं। भोजन करने के बाद मैंने थोड़ी झपकी ली। जागने पर नीचे एक रेगिस्तानी देश का फीका रंग दिख रहा है। यह अबू धाबी है। अबू धाबी की योजना, उत्कृष्टता, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा आदि इस आकाश से दिखने वाले नज़ारों से साफ प्रकट होते हैं। मुझे लगा कि भावना, दूरदर्शिता आदि के वहाँ संगम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दुबई जितने अबू धाबी के बारे में भारतीय नहीं जानते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी यूएई के अधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर है। पहले नंबर पर दुबई है। वो दूर धूल रूपी पर्दे के उस पार सूर्य छिप रहा है। और अधिक देरी के विमान अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर उतरा। इसी हवाई अड्डे से ही मैंने 6 दिन पहले अपनी यात्रा आरंभ की थी। मेरा तनाव बढ़ रहा है। अपने राज्य के लिए अगला विमान पकड़ना है। प्रलय में डूबे केरल में अभी कैसी हालत होगी,
उस समाचार को जानने की आतुरता के साथ हवाई अड्डे पर उतरने के इंतजार में मैं बैठा रहा।